रुडोल्फ हॉस ने व्यक्तिगत रूप से इस हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी प्रणाली तैयार की थी जिसमें हत्या एक नियमित, कुशल और शांत प्रक्रिया थी। और उन्होंने यह काम अपने घर में आराम से किया, जहां उनका परिवार गैस चैम्बर से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। अंध आज्ञाकारिता से प्रभावित अपने बचपन से लेकर ऑनश्विट्स के कमांडेंट के रूप में अपने उत्थान तक, होस एक विनाश मशीन का आदर्श दांत था। वह चिल्लाया नहीं, उसने अत्याचार नहीं किया। मैं हिसाब लगा रहा था। उन्होंने प्रतिदिन हजारों लोगों को मारने के लिए रसद की व्यवस्था की, और उन्होंने यह काम सर्जिकल सटीकता के साथ किया, बिना अपनी आवाज उठाए, बिना किसी बात पर सवाल उठाए। आप उस आदमी को कैसे मृत्युदंड दे सकते हैं जिसने कभी पश्चाताप नहीं दिखाया? उनके अंतिम दिनों में वास्तव में क्या हुआ, और युद्ध के समय बुराई की वास्तविक प्रकृति के बारे में उसका निर्णय क्या प्रकट करता है? बुराई की उत्पत्ति, रुडोल्फ होस का उदय। रुडोल्फ होस का जीवन नवंबर 1900 में बाडेन बाडेन के शांत शहर में शुरू हुआ, जो कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक सामान्य शुरुआत थी जो 20वीं सदी के सबसे व्यवस्थित आतंक का वास्तुकार बन गया। औपनिवेशिक सैन्य अनुभव वाले एक व्यापारी के पुत्र युवा रुडोल्फ दमघोंटू अनुशासन और कैथोलिक कठोरता की छाया में बड़े हुए, जिसने कर्तव्य और आज्ञाकारिता के बारे में उनकी प्रारंभिक धारणा को आकार दिया। होस का घर व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का स्थान नहीं था, यह प्राधिकार के प्रति समर्पण का प्रशिक्षण शिविर था। उनके पिता फ्रांच जेवर पूर्वी अफ्रीका से सटीक उम्मीदों के साथ लौटे थे। उनका इकलौता बेटा बिना किसी सवाल या विचलन के पुरोहिताई के मार्ग पर चलेगा। उनकी चेतना में स्थापित यह प्रारंभिक पदानुक्रमिक संरचना निजी शिक्षकों द्वारा सुदृढ़ की गई, जिन्होंने उनका प्रशिक्षण जारी रखा। बच्चे ने चुप रहना, आज्ञा पालन करना तथा व्यक्तिगत त्याग में सद्गुण ढूंढना सीखा। वहां कोई करीबी दोस्त नहीं थे, केवल दिनचर्या और दायित्व थे। उनका एकमात्र सच्चा रिश्ता उनके घोड़े के साथ था, जो एक मामूली सा विवरण है जो उस व्यक्ति के गहन अकेलेपन को प्रकट करता है, जिसने बाद में बिना कोई भावना प्रदर्शित किए 10 लाख से अधिक मनुष्यों की हत्या का आदेश दिया। ब्रेकअप जल्दी ही हो गया। जब रुडोल्फ 13 वर्ष के थे, तब उनके पिता की मृत्यु एक मुक्ति का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन इससे जो शून्य पैदा हुआ, उसे शीघ्र ही एक अन्य सत्तावादी ढांचे ने भर दिया। महायुद्ध से पहले यूरोप तनाव से उबल रहा था, और किशोर होस ने माता पिता के दबाव के बिना, लेकिन अपनी आज्ञाकारिता की शिक्षा के साथ सेना में एक नई प्रणाली पाई, जिसके अधीन वह स्वयं को रख सकता था। उन्होंने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला, और आश्चर्यजनक रूप से उन्हें 21वीं बाडेन ड्रैगून रेजिमेंट में स्वीकार कर लिया गया। यह वही कोर थी जिसमें उनके पिता और दादा ने सेवा की थी। 14 वर्ष की आयु में, जब कई बच्चे अभी बचपन से बाहर ही निकलते हैं, हॉस ने पहले से ही जर्मन शाही वर्दी पहन ली थी। उनका गंतव्य तुर्की मोर्चा था, जहां वे जर्मन एशियाई कोर के एक भाग के रूप में फिलिस्तीन, इराक और सीरिया में ओटोमन साम्राज्य के साथ लड़ रहे थे। युद्ध की क्रूरता का उन पर वैसा प्रभाव नहीं पड़ा जैसा कि एक किशोर पर पड़ने की उम्मीद की जा सकती है। वह 3 बार घायल हुए, मलेरिया से ग्रस्त हुए, तथा उनकी दृढ़ता के लिए उन्हें तुर्कों द्वारा आयरन क्रॉस, द्वितीय श्रेणी तथा आयरन क्रीसेंट से सम्मानित किया गया। 18 वर्ष की आयु से पहले ही वह अपनी घुड़सवार सेना की कमान संभाल रहे थे, जो उनकी आयु के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी, जो उनकी शानदार कार्यकुशलता को दर्शाती थी। 1918 में जर्मनी की हार के बाद होस एक अपरिचित देश बन गया। उनकी अनुपस्थिति के दौरान उनकी मां की मृत्यु हो गई थी, और किशोर सैनिक एक अपमानित राष्ट्र में लौट आया, जहां व्यवस्था का स्थान अराजकता ने ले लिया था। वर्साई की संधि में ऐसी शर्तें लगाई गईं जिन्हें कई जर्मनों ने विश्वासघात माना। कठोर संरचनाओं में प्रशिक्षित होस ने स्वयं को अधिकार के ऐसे शून्य में पाया जिसे वह असहनीय पाता था। हजारों भ्रमित दिग्गजों की तरह उन्होंने अपनी हताशा को दूर दराज के अर्धसैनिक समूहों की ओर मोड़ दिया। फ्रीकॉर्प्स उनका पहला राजनीतिक घर था। ये मिलिशिया, जिनमें मुख्य रूप से पूर्व लड़ाके शामिल थे, जर्मनी के उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का बचाव करते हुए कम्युनिस्टों और ट्रेड यूनियनवादियों से लड़े। हॉस को वहां एक नई पदानुक्रमिक संरचना मिली, जिसने खोई हुई संरचना का स्थान ले लिया। साथ ही एक उद्देश्य और सैन्य सौहार्द का एक समुदाय भी मिला। 1919 में वे फ्रीकॉर्प्स रोसबाख में शामिल हो गए, जहां उनकी आज्ञाकारिता और शांत स्वभाव ने उन्हें एक मूल्यवान सदस्य बना दिया। 1923 में उनकी कट्टरता को हिंसक अभिव्यक्ति मिली। हॉस ने फ्रीकॉर्प्स के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर वॉल्थर कार्डो की हत्या में भाग लिया,
जो एक शिक्षक था जिस पर अल्बर्ट लियो श्लेगेटर को धोखा देने का आरोप था, जो एक राष्ट्रवादी तोड़फोड़ करने वाला था और जिसे कब्जे वाले राइनलैंड में फ्रांसीसी लोगों ने मार डाला था। इस कृत्य की क्रूरता चरम पर थी। कड़ो को बुरी तरह पीटा गया और उसके सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। यह अपराध मार्टिन बोरमैन के स्वामित्व वाले फार्म पर किया गया था, जो कई वर्षों बाद हिटलर का निजी सचिव बन गया। यह महज संयोग नहीं था, बल्कि घातक संबंधों के जाल में पहली गांठ थी। होस को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या के लिए उसे 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि जेल मुक्ति का नहीं बल्कि पुष्टि का प्रतिनिधित्व करता था। ब्रैंडेनबर्ग जेल में उन्हें अन्य चरमपंथियों के साथ रखा गया तथा उनके साथ विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक कैदी जैसा व्यवहार किया गया। वहां उनका विश्व दृष्टिकोण वाइमर राजनेताओं, कम्युनिस्टों और सबसे ऊपर यहूदियों द्वारा धोखा दिए गए जर्मनी के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया। उनके बचपन का कैथोलिक धर्म अब पूरी तरह से त्याग दिया गया था। अब उसे कमजोर और अप्रभावी माना जाता था। सामान्य माफी के फलस्वरूप 1928 में उनकी रिहाई हुई। जेल से छूटने वाला व्यक्ति अब एक भ्रमित युवक नहीं था। वह एक कट्टर राष्ट्रवादी थे जो जर्मन पुनर्निर्माण में एक ऐतिहासिक मिशन के प्रति आश्वस्त थे। राष्ट्रीय समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। वास्तव में 1922 में कारावास से पहले छुट्टी के दौरान होस ने म्यूनिख में उस समय के अल्पज्ञात एडोल्फ हिटलर की एक रैली में भाग लिया था। भावी फ्यूहरर की जोशीली वक्तृता ने उन पर अपनी छाप छोड़ी और शीघ्र ही वे नाजी पार्टी में शामिल हो गए तथा उसके पहले पंजीकृत सदस्यों में से एक बन गए। रिहाई के बाद होस के जीवन ने कुछ समय के लिए अप्रत्याशित दिशा ले ली। वह आटामैन लीग में शामिल हो गए, जो एक कृषि राष्ट्रवादी संगठन था जो जर्मन भावना की शुद्धि के रूप में भूमि पर वापसी को बढ़ावा देता था। वहां उनकी मुलाकात हेडविग हेंसल से हुई, जिनसे उन्होंने 1929 में विवाह किया और जिनसे उनके 5 बच्चे हुए। इस ग्राम्य काल ने स्पष्ट स्थिरता प्रदान की, लेकिन राष्ट्रीय समाजवाद के साथ संबंध गुप्त रहा। आटामैन लीग ने बढ़ते नाजी आंदोलन के साथ मजबूत वैचारिक संबंध बनाए रखा। 1933 में हिटलर के सत्ता में आने से होस के लिए नए दरवाजे खुल गए। 1934 में जब पार्टी पहले से ही जर्मनी पर नियंत्रण कर चुकी थी, तो यह औपचारिक रूप से नाजी अभिजात वर्गीय अर्धसैनिक बल शूट्स्टाफेल एसएस में शामिल हो गई। उनके जेल रिकॉर्ड और अनुशासित स्वभाव ने उन्हें नाजियों द्वारा निर्मित व्यवस्था के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बना दिया। उन्हें डचाऊ यातना शिविर में नियुक्त किया गया, जो शासन द्वारा स्थापित पहला शिविर था। डचाऊ में थियोडोर आइक के पर्यवेक्षण में होस ने उन मूल सिद्धांतों को सीखा जिन्हें वे स्वयं सच्चे ऐसे सिद्धांत के रूप में वर्णित करेंगे। पूर्ण आज्ञाकारिता, करुणा का उन्मूलन तथा नियंत्रण के उपकरण के रूप में आतंक का व्यवस्थित उपयोग। आइके न केवल एक कट्टर विचारक थे, बल्कि एक व्यवस्थित संगठनकर्ता भी थे जो नाजी यातना शिविर प्रणाली की प्रशासनिक नींव रख रहे थे। होस ने इन सबकों को उसी अनुशासन के साथ आत्मसात किया जैसा उन्होंने सेना में दिखाया था। उनकी कार्यकुशलता के कारण उन्हें पदोन्नति मिली। उन्हें रैपोर्ट फुहरर ब्लॉक लीडर के पद पर पदोन्नत किया गया और बाद में बर्लिन के बाहरी इलाके में स्थित एक अन्य प्रमुख शिविर सैक्सन हौसेन में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां उन्होंने फांसी की सजा का निरीक्षण किया और अपने प्रशासनिक कौशल को निखारा। वह अब एक साधारण अभिभावक नहीं थे, नाजी दमनकारी तंत्र में एक बुनियादी हिस्सा बनता जा रहा था। बिना कोई भावना प्रकट किए जटिल कार्यों का समन्वय करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने साथियों के बीच विशिष्ट बना दिया। इस अवधि के दौरान होस ने एसएस के नेता और रीच के दमनकारी तंत्र के भावी वास्तुकार हेनरिक हिमलर के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। यह संबंध उसके भविष्य के लिए निर्णायक होगा। 1940 में जब जर्मनों को कब्जे वाले क्षेत्रों में अपने शिविर प्रणाली का विस्तार करने की आवश्यकता थी, तो हिमलर ने व्यक्तिगत रूप से होस को एक विशिष्ट मिशन के लिए चुना। क्राको के पास एक पूर्व पोलिश बैरक का निरीक्षण करना, जिसे एक नए यातना शिविर में परिवर्तित किया जा सकता था। इसके लिए चुना गया स्थान ऑस्विचिम नामक एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में स्थित अप्रयुक्त सैन्य भवनों का एक समूह था। जर्मनों ने इसे ऑन्शविट्स कहा। होस ने इस स्थान पर जो देखा वह न केवल उन्नति का अवसर था, बल्कि वह मंच था जहां उसकी आज्ञाकारिता, दक्षता और भावनात्मक शीतलता आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े व्यवस्थित अपराध में परिणत हुई। ऑन्शविट्स का वास्तुकार, विनाश शिविर का निर्माण।
1 मई 1940 को रुडोल्फ हॉस ने वह पद संभाला जिसने उन्हें इतिहास के सबसे काले पन्नों में अमर कर दिया, ऑशविट्ज यातना शिविर के कमांडेंट। यह नियुक्ति कोई संयोग नहीं था। हॉस में ठीक वही गुण मौजूद थे जिनकी राइक को आवश्यकता थी: सैन्य अनुशासन, प्रशासनिक दक्षता और सबसे बढ़कर एक अटूट वैचारिक निष्ठा जो एक विशेष भावनात्मक अलगाव के साथ संयुक्त थी। स्थल का चयन व्यावहारिक विचारों पर आधारित था। पूर्व सैन्य परिसर में बुनियादी उपयोगी बुनियादी ढांचे की सुविधा थी: बैरक, प्राथमिक स्वच्छता सुविधाएं और प्रशासनिक भवन। इसकी भौगोलिक स्थिति सर्वोत्तम थी। यह एक रेलवे हब पर स्थित था जो जर्मनी को नवविजित पूर्वी क्षेत्रों से जोड़ता था, जिससे जन परिवहन में सुविधा होती थी। इसके अलावा कब्जे वाले पोलैंड के एक ग्रामीण क्षेत्र में इसका सापेक्ष अलगाव वहां होने वाली गतिविधियों के लिए आवश्यक विवेक प्रदान करता है। अपने आगमन के बाद से हॉस ने व्यवस्थित दृष्टि का प्रदर्शन किया। इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर, कार्यात्मक और विस्तार योग्य बनाया जाना था। प्रारंभिक चरण में पूर्व बैरकों को कैदियों, मुख्यतः पोलिश राजनीतिक विरोधियों को रखने के लिए परिवर्तित कर दिया गया था। विद्युत बाड़ की परिधि बनाई गई, साथ ही रणनीतिक बिंदुओं पर निगरानी टावर बनाए गए तथा परिसर को बाहरी दुनिया से अलग करने के लिए एक दीवार भी बनाई गई। परिचालन स्वायत्तता प्राथमिकता थी। बेकरी, लॉन्ड्री, कार्यशालाएं और गोदाम स्थापित किए गए। यह सिर्फ एक हिरासत केंद्र नहीं था, यह रीच की सेवा में एक उत्पादक इकाई थी। यह पहला विकास कार्य, जिसे बाद में ऑशविट्ज़ के नाम से जाना गया, पूरे परिसर का प्रशासनिक केंद्र बन गया। कमांड कार्यालय, एसएस अधिकारियों और गैर कमीशन अधिकारियों के लिए क्वार्टर और हॉस का निजी निवास वहां स्थित थे। कमांडर अपनी पत्नी हेडविग और अपने 5 बच्चों के साथ वहां चले गए। ऑशविट्ज़ का लेआउट हॉस की सैन्य और नौकरशाही मानसिकता को दर्शाता है। व्यवस्थित पंक्तियों में व्यवस्थित आयताकार ईंट के ब्लॉक, व्यवस्थित रूप से क्रमांकित सीधी सड़कें, संरचनाओं और नियंत्रण के लिए स्थान। प्रसिद्ध आदर्श वाक्य "अर्बीट मार्च्ड फ्री", काम आपको स्वतंत्र बनाएगा, प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ था, जो इसके दरवाजे से गुजरने वालों के लिए एक भयावह विडंबना थी। वास्तविक परिवर्तन मार्च 1941 में हेनरिक हिमलर की यात्रा के बाद शुरू हुआ। राइक्सफोरर एसएस हॉस द्वारा कार्यान्वित संगठनात्मक दक्षता से प्रभावित हुआ। इस निरीक्षण के दौरान हिमलर ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें विस्तार योजनाओं की जानकारी दी, जो शिविर के स्वरूप को मौलिक रूप से बदल देंगी। उन्होंने एक दूसरे अधिक बड़े परिसर के निर्माण का आदेश दिया, जिसमें प्रारंभ में 100,000 कैदियों को रखने की क्षमता थी, जिनमें मुख्यतः सोवियत थे। यह विस्तार आसन्न ऑपरेशन बारबारोसा से जुड़ा था, जो सोवियत संघ पर आक्रमण था, जो उसी वर्ष जून में शुरू होने वाला था। यह नया परिसर, जिसे ऑशविट्ज़-बिर्केनौ कहा जाएगा, मूल शिविर से लगभग 3 किलोमीटर दूर ब्रेजिंका, जर्मन में बिर्केनौ गांव के पास बनाया जाएगा। हॉस ने व्यक्तिगत रूप से योजना की देखरेख की तथा एक दलदली क्षेत्र का चयन किया, जिसके लिए अत्यधिक परिस्थितियों में कैदियों द्वारा व्यापक जल निकासी कार्य किए जाने की आवश्यकता थी। निर्माण के इस चरण के दौरान हजारों लोग मारे गए तथा लाखों लोगों के भविष्य का अनुमान लगाया जा रहा था। बिर्केनौ को न केवल उसका आकार बल्कि उसका उद्देश्य भी विशिष्ट बनाता है। 1941 में जब नाजी नीति कट्टरपंथी हो गई, विशेष रूप से सोवियत संघ पर आक्रमण के बाद, तो अंतिम समाधान ने आकार लेना शुरू कर दिया। इस संदर्भ में ऑशविट्ज़ से एक पारंपरिक यातना शिविर से बदलकर विशेष रूप से सामूहिक नरसंहार के लिए डिजाइन की गई सुविधा में परिवर्तित हो जाएगा। निर्णायक क्षण सितंबर 1941 में आया। हॉस ने ऑशविट्ज़ के ब्लॉक 11 में एक भयावह प्रयोग को अधिकृत किया, जिसे मृत्यु ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। मनमाने ढंग से चुने गए लगभग 850 कैदियों के एक समूह को, जिनमें से अधिकांश सोवियत और पोलिश थे, इमारत के तहखाने में बंद कर दिया गया था। वहां एसएस अधिकारियों ने डिप्टी कमांडेंट कार्ल फ्रिट्ज की देखरेख में और हॉस की मंजूरी से पहली बार जाइक्लोन बी के क्रिस्टल का प्रयोग किया, जो हाइड्रोसाइनिक एसिड आधारित कीटनाशक था, जिसे मूल रूप से कीटाणुशोधन के लिए विकसित किया गया था। परिणाम को जल्लादों ने सफल माना। सभी कैदी कुछ ही मिनटों में मर गए, बिना किसी गोला बारूद या जल्लादों की प्रत्यक्ष भागीदारी के। यह क्षण उस पद्धति के जन्म का प्रतीक है जो होलोकॉस्ट का प्रतीक बन गई। हॉस ने, जो हमेशा व्यवस्थित रहते थे, कक्ष के आयतन और पीड़ितों की संख्या के अनुसार आवश्यक गैस की इष्टतम मात्रा, इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए आदर्श तापमान तथा तत्पश्चात वेंटिलेशन के लिए सटीक समय पर अध्ययन का आदेश दिया। सामूहिक नरसंहार की ओर यह कदम,
जनवरी 1942 में वानसी सम्मेलन के साथ मेल खाता है, जहां वरिष्ठ नाजी अधिकारियों ने अंतिम समाधान के कार्यान्वयन का समन्वय किया था। यद्यपि होस ने इस बैठक में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन इसके प्रभाव ने ऑशविट्ज को मौलिक रूप से बदल दिया। हिमलर ने उन्हें महीनों पहले ही सूचित कर दिया था कि यह शिविर यूरोपीय यहूदियों के विनाश का मुख्य केंद्र होगा, क्योंकि यह रणनीतिक स्थान पर स्थित है तथा इसमें विस्तार की क्षमता है। 1942 और 1943 के दौरान होस के नेतृत्व में बिर्केनौ में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। प्रारंभ में 2 अस्थायी विनाश सुविधाएं बनाई गईं, जिन्हें क्रमशः बंकर 1 और बंकर 2 या रेड हाउस और व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता था। वे कृषि भवन थे जिन्हें गैस कक्षों में परिवर्तित कर दिया गया था तथा बाहरी गड्ढों में अस्थायी शवदाह गृह बनाए गए थे। वे जल्द ही अपर्याप्त साबित हुए। नरसंहार का औद्योगिकीकरण 4 बड़े संहार परिसरों के निर्माण के साथ अपने चरम पर पहुंच गया, जिन्हें श्मशान 20, 30, यपा और वी के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक में भूमिगत या जमीन के ऊपर गैस कक्ष शामिल थे जो एक साथ हजारों लोगों की हत्या करने में सक्षम थे, जो सीधे उच्च क्षमता वाले श्मशान से जुड़े थे। जर्मन सिविल फर्म टॉपफ एंड सोहने द्वारा विकसित इस डिजाइन से न्यूनतम कर्मियों के साथ प्रतिदिन हजारों शवों का प्रसंस्करण संभव हो सका। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए होस ने एक रेलवे शाखा के निर्माण का आदेश दिया जो सीधे बिर्केनौ तक जाती थी तथा रैंप नामक एक केंद्रीय प्लेटफार्म पर समाप्त होती थी। वहां निर्वासित लोग रेलगाड़ियों से उतरते थे और उनका चयन किया जाता था। कुख्यात जोसेफ मेंजेले सहित एसएस डॉक्टर एक साधारण इशारे से यह निर्णय लेते थे कि कौन अस्थायी रूप से गुलाम मजदूर के रूप में रहेगा और किसे तुरंत गैस चैम्बर में भेज दिया जाएगा। इस प्रणाली की कार्यकुशलता इसकी गणनागत शीतलता के कारण चौंकाने वाली है। अमानवीय परिस्थितियों में कई दिनों की यात्रा के बाद थके हुए नए आगंतुकों का स्वागत व्यवस्था की झूठी भावना के साथ किया गया। उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे अपनी वस्तुओं को कीटाणु शोधन के लिए व्यवस्थित रखें, कपड़े उतारें तथा लंबी यात्रा के बाद स्नान के लिए तैयार रहें। गैस कक्षों को स्वच्छता सुविधाओं की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें छत पर नकली शावर लगे थे। जब दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए गए, तभी धोखे का खुलासा हुआ। एक बार जब कक्षों को सील कर दिया गया, तो एसएस कर्मियों ने छत या दीवारों के छिद्रों के माध्यम से जाइक्लोन बी छर्रे फेंके। मरने की प्रक्रिया 10 से 20 मिनट तक चलती थी, जिसके दौरान कैदियों को लगातार श्वासावरोध और पीड़ादायक ऐंठन का अनुभव होता था। होस ने अपने बाद के संस्मरणों में बड़े ही ठंडे ढंग से वर्णन किया है कि किस प्रकार शवों को पिरामिड के आकार में ढेर कर दिया गया था तथा सबसे ऊपर सबसे मजबूत व्यक्ति हताश होकर हवा की तलाश कर रहा था, जो अब मौजूद नहीं थी। इसके बाद शवों के प्रसंस्करण की जिम्मेदारी सोंडर कोमांडो की थी, जो कैदियों का एक समूह था जिसमें मुख्य रूप से यहूदी लोग थे, जिन्हें मौत की धमकी के तहत इस भयावह कार्य को करने के लिए मजबूर किया गया था। वे सोने के दांत निकालते थे, औद्योगिक उपयोग के लिए बाल काटते थे और शवों को भट्टियों तक पहुंचाते थे। अमानवीयकरण पूर्ण था। आधिकारिक दस्तावेजों में शवों को टुकड़े या इकाइयों के रूप में संदर्भित किया गया था। मौत की इस मशीनरी के समानांतर होस ने परिसर का एक तीसरा घटक विकसित किया, ऑशविट्ज त्रिमोनोविट्ज, जिसे बुना के नाम से भी जाना जाता है। यह जर्मन उद्योग, विशेष रूप से आईजी फार्बेन सिंथेटिक रबर संयंत्र को आपूर्ति करने के लिए एक जबरन श्रम शिविर था। मोनोविट्स में नियुक्त कैदियों से सचमुच मौत तक काम कराया जाता था तथा कठोर श्रम, कुपोषण और बीमारी के कारण उनकी जीवन प्रत्याशा मुश्किल से 3 महीने से अधिक होती थी। परिसर का प्रशासन एक कठोर पदानुक्रमिक संरचना का पालन करता था। कमांडर के रूप में होस शीर्ष पर बैठते थे तथा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार कई डिप्टी उनकी सहायता करते थे। लैगरफुहर उप शिविर कमांडर परिसर के विभिन्न खंडों की देखरेख करते थे। रैपोर्ट फुहरर व्यक्तिगत ब्लॉकों को नियंत्रित करता था और जबरन श्रम का समन्वय करता था। परिधि सुरक्षा और निगरानी का कार्य एसएस टोटेनकॉप्फवर्बैंड मृत खोपड़ी इकाइयों की जिम्मेदारी थी। आंतरिक नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए नाजियों ने कैदी अधिकारियों की एक प्रणाली लागू की। कापोस, ब्लॉकेलटेस्ट और अन्य विशेषाधिकार प्राप्त कैदी छोटे मोटे लाभों के बदले में आंतरिक प्रशासन में सहयोग करते थे। इस रणनीति ने न केवल जर्मन कर्मियों की आवश्यकता को कम कर दिया, बल्कि कैदियों के बीच भी विभाजन पैदा कर दिया, जिससे एकजुटता और संगठित प्रतिरोध में बाधा उत्पन्न हुई। होस की प्रशासनिक सावधानी प्रसिद्ध थी।
उन्होंने बर्लिन स्थित एसएस मुख्यालय के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा तथा परिचालन क्षमताओं, प्रसंस्कृत व्यक्तियों की संख्या और सुविधाओं की दक्षता पर विस्तृत रिपोर्ट भेजी। इन दस्तावेजों में प्रयुक्त भाषा पूर्णतः अमानवीयता को प्रकट करती है। टुकड़े, इकाइयां या सामग्री जैसे शब्दों ने मानव के किसी भी संदर्भ का स्थान ले लिया है। इस अवधि के दौरान उनका व्यक्तिगत जीवन एक परेशान करने वाला विरोधाभास प्रस्तुत करता है। वह अपने परिवार के साथ परिसर के भीतर एक आरामदायक विला में रहते थे, जो श्मशान गृह आय से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। उनके बच्चे बगीचों में खेलते थे, जबकि श्मशान गृह की चिमनियां लगातार जलती रहती थीं। उनकी पत्नी हेडविग ने एक साफ सुथरा और आरामदायक घर बना रखा था, जो आसपास की वास्तविकता से अलग थलग प्रतीत होता था। अपने बाद के संस्मरणों में हॉस ने उस शांति का उल्लेख किया है जो सामूहिक नरसंहार की निगरानी करने के बाद इस घरेलू वातावरण में लौटने पर आती थी। हॉस का दोहरा जीवन उस बात का उदाहरण है जिसे बाद में हन्ना अरेंट ने बुराई की सामान्यता के रूप में वर्णित किया था। अस्तित्व को विभाजित करने की मानवीय क्षमता, एक ही समय में एक प्रेमपूर्ण माता पिता होने के साथ साथ लाखों लोगों की हत्या को व्यवस्थित रूप से संगठित करना। वह कोई अतार्किक मनोरोगी नहीं थे, बल्कि एक कुशल नौकरशाह थे जो नरसंहार को एक निर्धारित प्रशासनिक कार्य के रूप में देखते थे तथा किसी भी नैतिक चिंतन से असंबद्ध थे। नवंबर 1943 में 3 साल से अधिक समय तक ऑशविट्ज चलाने के बाद हॉस को कई घोटालों के कारण अस्थायी रूप से अपने प्रत्यक्ष कमान से मुक्त कर दिया गया था, जिसमें एक राजनीतिक कैदी के साथ संबंध और पीड़ितों से जब्त की गई संपत्ति के प्रबंधन में भ्रष्टाचार का संदेह शामिल था। हालांकि उन्हें कोई अपमान नहीं सहना पड़ा। उन्हें एसएस के अर्थव्यवस्था और प्रशासन के मुख्य कार्यालय के विभाग आय के प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया, एक ऐसा पद जिससे उन्होंने रीच के सभी एकाग्रता शिविरों का पर्यवेक्षण किया। हालांकि ऑशविट्ज के साथ उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। 1944 में मित्र राष्ट्रों की बढ़त और राइख की आसन्न हार को देखते हुए नाजियों ने नरसंहार को तेज कर दिया। हॉरर की दक्षता, ऑपरेशन हॉस और हंगरी नरसंहार। 1944 के वसंत में जब मित्र राष्ट्रों की सेनाएं यूरोप में तेजी से आगे बढ़ रही थीं और तीसरे रईह की हार अपरिहार्य लगने लगी थी, एक अभूतपूर्व विनाश अभियान आकार लेने लगा। होलोकॉस्ट के निर्माताओं ने आसन्न हार के मद्देनजर अपनी मशीनरी को रोकने के बजाय उसे तीव्र करने का निर्णय लिया। नाजी नरसंहार के इस अंतिम, सबसे तीव्र और क्रूर चरण का निर्देशन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसने ऑशविट्ज को मौत की फैक्ट्री में बदल दिया था, रुडोल्फ हॉस, जो विशेष रूप से उस चीज की देखरेख करने के लिए वापस आया जिसे आंतरिक रूप से एक्शन हॉस या ऑपरेशन हॉस के रूप में जाना जाता है। इस चरण का भू राजनीतिक संदर्भ इसके विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मार्च 1944 तक हंगरी एक दुविधाग्रस्त धुरी राष्ट्र सहयोगी बना रहा। एडमिरल मिक्लोस होर्थी के अधीन देश ने यहूदी विरोधी कानून लागू किया था, लेकिन अपनी यहूदी आबादी को निर्वासित करने के जर्मन दबाव का आंशिक रूप से विरोध किया था। यह समुदाय, जो लगभग 725,000 लोगों के साथ यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, अपेक्षाकृत सुरक्षित बना रहा, जबकि लाखों लोग आसपास के कब्जे वाले क्षेत्रों में नष्ट हो गए। स्थिति में नाटकीय परिवर्तन तब हुआ जब जर्मन खुफिया सेवाओं ने हंगरी और मित्र राष्ट्रों के बीच संपर्कों का पता लगाया, जिसे धुरी राष्ट्रों से अलग होने की तैयारी के रूप में देखा गया। हिटलर ने 19 मार्च 1944 को ऑपरेशन मार्गरेट के तहत देश पर सैन्य कब्जे का आदेश दिया। हंगरी सरकार बर्लिन द्वारा नियंत्रित एक कठपुतली प्रशासन में तब्दील हो गई और एसएस ने तुरंत यहूदी आबादी से संबंधित नीतियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। एडोल्फ हिचमैन, जिन्होंने पहले ही अन्य यूरोपीय देशों से निर्वासन का समन्वय किया था, को रसद की व्यवस्था करने के लिए बुडापेस्ट भेजा गया। उसी समय हेनरिक हिमलर ने एक विशेष मिशन के लिए रुडोल्फ हॉस की उपस्थिति का अनुरोध किया। नवंबर 1943 में बर्लिन में प्रशासनिक पद पर स्थानांतरित होने के बावजूद हॉस को अभी भी कुशल सामूहिक संहार का अग्रणी विशेषज्ञ माना जाता था। उनका कार्य कम से कम समय में ऑशविट्ज लौटकर लाखों हंगेरियन यहूदियों के आगमन के लिए शिविर तैयार करना। ऑपरेशन सैन्य सटीकता के साथ शुरू हुआ। अप्रैल और मई 1944 के बीच हंगरी के यहूदी अस्थायी बस्तियों में एकत्रित हो गए थे, मुख्यतः देश के उत्तर पूर्व में ग्रामीण इलाकों में। हंगरी की जेंडरमेरी ने एसएस के साथ सक्रिय सहयोग करते हुए आश्चर्यजनक प्रभावशीलता के साथ उपायों को लागू किया।
पूरे परिवार को केवल कुछ घंटों के नोटिस पर बेदखल कर दिया गया तथा उन्हें केवल छोटे निजी सामान ही ले जाने की अनुमति दी गई। ये यहूदी बस्तियां, जो अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों और अत्यधिक भीड़भाड़ से ग्रस्त थीं, निर्वासन से पहले अस्थायी स्टेशनों के रूप में कार्य करती थीं। बुडापेस्ट और ऑन्शविट्स के बीच समन्वय निरंतर बना रहा। आइकमैन ने एक रेलवे प्रणाली तैयार की जिससे प्रतिदिन 12,000 से 14,000 लोगों को शिविरों तक पहुंचाया जा सकता था। इस बीच हॉस ने इस अभूतपूर्व आगमन को समायोजित करने के लिए ऑन्शविट्स बिर्केनौ को अनुकूलित किया। शिविर के भीतर रेलवे शाखा का विस्तार किया गया ताकि रेलगाड़ियां सीधे श्मशान घाट के आसपास तक चल सकें, जिससे प्रतीक्षा समय कम हो और कार्यकुशलता अधिकतम हो। 15 मई 1944 को पहली रेलगाड़ी हंगरी से रवाना हुई। अगले 56 दिनों में लगभग 147 ट्रेनों द्वारा 430,000 से अधिक हंगेरियन यहूदियों को ऑन्शविट्स पहुंचाया गया। यह अभियान अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। कुछ दिनों में 4 रेलगाड़ियां आईं, जिनमें से प्रत्येक में 2,000 से 3,000 लोग मालगाड़ियों में भरे हुए थे, जिनके पास स्वच्छता सुविधाएं, पर्याप्त भोजन या पानी नहीं था। यात्रा के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो गई, विशेषकर बुजुर्ग और बच्चे। ऑन्शविट्स में आगमन मृत्यु की औद्योगिक प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। ट्रेनें बिर्केनौ के केंद्रीय रैंप पर रुकीं, जहां निर्वासित लोग चिल्लाहट, कुत्तों के भौंकने और मारपीट के बीच उतर गए। पुरुषों और महिलाओं को तुरंत अलग कर दिया गया। स्वच्छता प्रक्रिया के भ्रम को सुदृढ़ करने के लिए सफेद कोट पहने एसएस चिकित्सा अधिकारी लगभग अदृश्य हाव भाव के साथ चयन करते थे। बाएं को बलपूर्वक श्रम के लिए, दाएं को तत्काल मृत्यु के लिए। मानदंड अत्यंत व्यावहारिक थे। प्रत्येक परिवहन का लगभग 70-80% हिस्सा सीधे गैस कक्षों में भेजा गया। सभी बच्चे और बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चों वाली महिलाएं, बीमार या कमजोर लोग, केवल दिखने में मजबूत युवा पुरुषों और महिलाओं को ही अस्थायी रूप से दास श्रम के लिए चुना जाता था। हंगरी ऑपरेशन के दौरान गैसिंग का अनुपात अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गया। कुछ परिवहनों में तो ये 90% तक पहुंच गया। धोखाधड़ी इस व्यवस्था का अभिन्न अंग थी। जिन लोगों को मरने के लिए चुना गया था, उनसे कहा गया था कि शिविर में प्रवेश करने से पहले उन्हें नहलाया जाएगा और संक्रमण मुक्त किया जाएगा। कुछ मामलों में तो झूठ को पुष्ट करने के लिए उन्हें साबुन और तौलिया भी दिए गए। उन्हें यह याद रखने का निर्देश दिया गया था कि उन्होंने अपना सामान कहाँ छोड़ा था, ताकि वे बाद में उसे प्राप्त कर सकें, जो कि उनके तात्कालिक भाग्य को देखते हुए एक क्रूर विडंबना थी। बच्चों को अक्सर यह वादा करके अलग कर दिया जाता था कि बाद में वे अपनी मां से मिल जाएंगे। स्वच्छता सुविधाओं के अनुरूप डिजाइन किए गए गैस कक्षों में एक साथ 1,000 से 2,000 लोग रह सकते हैं। एक बार भर जाने के बाद प्रबलित दरवाजों को वायुरोधी ढंग से सील कर दिया गया। गैस मास्क से लैस एसएस कर्मियों ने विशेष छिद्रों के माध्यम से जाइक्लोन बिछर्रे फेंके। हवा के संपर्क में आने पर गैस ने हाइड्रोसाइनिक एसिड उत्सर्जित किया। दम घुटने से मृत्यु तत्काल नहीं हुई। यह प्रक्रिया 10 से 20 मिनट तक चली, जिसके दौरान पीड़ितों को ऐंठन, उल्टी और रक्तस्राव का अनुभव हुआ, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। हंगरी ऑपरेशन के दौरान प्रणाली अपनी अभूतपूर्व अधिकतम क्षमता तक पहुंच गई। होस ने बाद में अपनी गवाही में दावा किया कि चरम दिनों में 24 घंटों में 10,000 लोगों की हत्या कर दी जाती थी। इस आंकड़े की पुष्टि बरामद जर्मन दस्तावेजों और गार्डों की गवाही से हुई। इस गति को बनाए रखने के लिए सभी शवदाह गृहों को एक साथ संचालित किया गया, और जब यह अपर्याप्त साबित हुआ तो खुले में शवदाह गृहों को पुनः सक्रिय किया गया। श्मशान वी और सी साइज के निकट खोदे गए ये गड्ढे लगभग 50 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 2 मीटर गहरे थे। शवों को लकड़ी के साथ बारी बारी से परतों में रखा गया था और उन पर ईंधन डाला गया था। उत्पन्न ऊष्मा इतनी तीव्र थी कि शरीर की वसा अतिरिक्त ईंधन में परिवर्तित हो गई। काला धुआं और तीखी गंध मीलों तक वातावरण में फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किस प्रकार बिर्केनौ के ऊपर का आकाश स्थायी रूप से अंधकारमय हो गया तथा राख भयावह ग्रे बर्फबारी की तरह हवा में तैरती रही। नरसंहार के पैमाने ने अभूतपूर्व रसद संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर दी। प्रतिदिन लगभग 4,400 शवों को जलाने के लिए डिजाइन किए गए शवदाह गृह अपनी निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक काम कर रहे थे। इसके कारण बार बार ब्रेकडाउन की समस्या उत्पन्न हुई, जिसे हॉस ने संसाधनों का पुनराबंटन करके प्रबंधित किया। इन गड्ढों के कारण अतिरिक्त शवों का दाह संस्कार तो संभव हो गया, लेकिन अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो गईं।
मानव वसा के कारण मिट्टी का दूषित होना और आग को अनियंत्रित रूप से फैलने से रोकना कठिन हो गया। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू निर्वासितों से जब्त की गई वस्तुओं का प्रबंधन था। हंगरी के यहूदी, जो पिछले प्रतिबंधों से कम प्रभावित थे, काफी मूल्यवान सामान लेकर आए। होस ने कनाडा के नाम से झांत छंटाई सुविधा का विस्तार किया, जहां चयनित कैदी सावधानीपूर्वक इन वस्तुओं को सूचीबद्ध करते थे। दंत चिकित्सा के लिए प्रयुक्त सोने को पिघलाकर सिल्लियां बना दी गईं, आभूषण और मुद्रा को रीट्सबैंक भेज दिया गया। बमबारी से प्रभावित जर्मनों को उपयोगी कपड़े वितरित किए गए तथा मानव बाल को कपड़ा उद्योग के लिए भेज दिया गया। यह परजीवी आर्थिक प्रणाली रही के लिए संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। ऑपरेशन हॉर्स नरसंहार दक्षता का एक क्रांतिकारी परिशोधन का प्रतिनिधित्व करता है। ट्रेन को उतारने, उसे चुनने और नष्ट करने के बीच के समय को न्यूनतम रखा गया। सौंडर कोमांडो अर्थात लाशों को संभालने के लिए मजबूर किए गए कैदियों के समूह का विस्तार किया गया। इन लोगों को नियमित रूप से मृत्युदंड दिया जाता था और गवाहों को खत्म करने के लिए उनकी जगह अन्य लोगों को नियुक्त किया जाता था, जो इस व्यवस्था का एक और विकृत तत्व था। पीड़ितों को अन्य दोषियों के अभियोजन में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था। एडोल्फ एचमैन ने बुडापेस्ट से रसद, ट्रेन समय सारिणी और निर्वासन प्राथमिकताओं का समन्वय किया। ऑशविट्ज में हॉस ने सावधानीपूर्वक कार्यों का पर्यवेक्षण किया, आंकड़ों की समीक्षा की तथा प्रक्रियागत समायोजन लागू किए। बर्लिन को भेजी गई उनकी रिपोर्ट तकनीकी और निष्पक्ष भाषा में लिखी गई पूर्ण वैचारिक अमानवीयता को दर्शाती थी, जिसके कारण नरसंहार को महज एक प्रशासनिक समस्या के रूप में देखा जाने लगा। यह उन्मादपूर्ण चरण जुलाई 1944 के प्रारंभ तक जारी रहा, जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सैन्य हार की निश्चितता के कारण रीजेंट होर्थी ने निर्वासन को निलंबित कर दिया। तब तक हंगरी की 75% यहूदी आबादी का सफाया हो चुका था, मुख्यतः ऑशविट्ज में। केवल बुडापेस्ट समुदाय लगभग 200,000 लोग को अस्थायी रूप से संरक्षित किया गया था। हंगरी में यह अभियान एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। इससे पहले या बाद में कभी भी इतने कम समय में इतने अधिक लोगों की हत्या नहीं हुई थी। मात्र 56 दिनों में 430,000 से अधिक लोग। आश्चर्य की बात यह है कि जर्मन सेना के पीछे हटने के दौरान भी इन परिवहनों को सैन्य काफिलों पर प्राथमिकता दी गई, जिससे व्यावहारिक सैन्य विचारों पर नरसंहार की वैचारिक प्रधानता प्रदर्शित हुई। साम्राज्य का पतन, रुडोल्फ होस का पलायन और कब्जा। जनवरी 1945 में जब लाल सेना पोलैंड की ओर बढ़ रही थी, तो सोवियत तोपखाने की आवाज ऑशविट्ज के चारों ओर गूंजने लगी। रुडोल्फ होस और होलोकॉस्ट के अन्य वास्तुकारों के लिए पतन का समय आ गया था। इस पतन का अर्थ न केवल सैन्य पराजय होगा, बल्कि उन अपराधों का भी खुलासा होगा जिन्हें उन्होंने सार्वजनिक जांच से दूर करने का प्रयास किया था। 17 जनवरी को हेनरिक हिमलर ने ऑशविट्ज को पूरी तरह से खाली करने की अनुमति दे दी। इसके बाद साक्ष्यों को नष्ट करने का तीव्र अभियान शुरू हुआ। आपत्तिजनक दस्तावेजों को जला दिया गया, प्रमुख प्रतिष्ठानों को उड़ा दिया गया तथा अभिलेखों को जला दिया गया। इस जल्दबाजी में हजारों दस्तावेज सुरक्षित बच गए, जो बाद में जांचकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुए। अगले दिन कुख्यात मृत्यु मार्च शुरू हो गया। पुलिस सर्दियों के मध्य में लगभग 60,000 कैदियों को पैदल ही पश्चिमी शिविरों में ले जाया गया। जो लोग थक कर गिर पड़े या भागने की कोशिश की, उन्हें तुरंत मार दिया गया। इन जुलूसों के दौरान लगभग 15,000 लोग मारे गए, जिससे ऑशविट्ज में मरने वालों की संख्या उसकी भौतिक सीमाओं से कहीं अधिक हो गई। 27 जनवरी को सोवियत अग्रिम इकाइयों ने अंततः शिविर को मुक्त करा लिया। उन्होंने पाया कि लगभग 7,000 कैदी इतने बीमार थे कि उन्हें निकाला नहीं जा सका। वर्षों के युद्ध से कठोर हो चुके सैनिक अभूतपूर्व औद्योगिक भयावहता के साक्ष्य से गहरे सदमे में थे। जब्त किए गए सामानों के ढेर, मरने वालों से भरी हुई बैरकें तथा आंशिक रूप से नष्ट लेकिन पहचाने जा सकने वाली विनाश सुविधाएं। तब तक होस पहले से ही रेवेंसब्रुक में काम कर रहे थे, जो बर्लिन के पास एक शिविर था जो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए था। मार्च 1945 में आसन्न हार का सामना करते हुए उन्हें हिमलर से निर्देश मिला, गायब हो जाओ। उन्होंने सावधानीपूर्वक फ्रांस लैंग की झूठी पहचान अपना ली, जो कथित तौर पर एक नौसेना अधिकारी था, जिसका एसएस से कोई संबंध नहीं था।
संभवतः नाजी भगोड़ों की सहायता करने वाले गुप्त नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराए गए जाली दस्तावेजों के साथ उसने अपना वेश बदला और डेनमार्क की सीमा के पास स्थित श्लेस्विग होल्स्टीन की ओर चल पड़ा। वह अपनी झूठी पहचान के तहत गोट्रूपेल में एक छोटे से खेत में एक खेतीहर मजदूर के रूप में रहने लगा। उनकी पत्नी हेडविग और उनके 5 बच्चे भी झूठी पहचान के साथ अलग अलग छिप गए। शुरुआत में यह रणनीति काम कर गई। पूर्व ऑनश्विट्स कमांडेंट एक गुमनाम ग्रामीण कार्यकर्ता बन गए, अनावश्यक बातचीत से बचते रहे और बहुत ही कम प्रोफाइल बनाए रखा। इस बीच मित्र राष्ट्रों ने नाजी युद्ध अपराधों को सूचीबद्ध करने तथा जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी तंत्र स्थापित करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए। अगस्त 1945 में नूरनबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण का गठन किया गया। होस का नाम वांछित सूची में प्रमुखता से दर्ज था, लेकिन उसका ठिकाना अज्ञात रहा। मार्च 1946 में ब्रिटिश सेना को होस परिवार के संभावित ठिकाने के बारे में जानकारी मिली। कैप्टन हेंस अलेक्जेंडर के नेतृत्व में एक खुफिया टीम को जांच का काम सौंपा गया। अलेक्जेंडर एक जर्मन यहूदी जो 1936 में अपने परिवार के साथ इंग्लैंड भाग गया था, अपने पेशेवर कर्तव्य के अतिरिक्त मिशन में व्यक्तिगत प्रेरणा भी लेकर आया। उन्होंने सबसे पहले हेडविग होस का पता लगाया। 5 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद उसने अंततः अपने पति का स्थान बताया। वह गोट्रूपेल के निकट एक झूठी पहचान के साथ खेतीहर मजदूर के रूप में काम कर रहा था। यह गिरफ्तारी 11 मार्च की रात को हुई। अलेक्जेंडर की टीम ने होस को एक शेड में सोते हुए पाया। प्रारंभ में उन्होंने अपनी झूठी पहचान बनाए रखी तथा दस्तावेजों में अपना नाम फ्रांज लैंग बताया। हालांकि अलेक्जेंडर ने देखा कि उसने शादी की अंगूठी पहन रखी थी, जो एक अविवाहित नाविक के लिए असामान्य बात थी। जब उन्होंने अंगूठी के अंदर का हिस्सा देखने की मांग की तो पाया कि उस पर होस और उसकी पत्नी का नाम खुदा हुआ है। यह अंतिम पुष्टि थी। इसके बाद होस ने अपने कपड़ों में सिलकर रखे गए साइनाइड कैप्सूल का प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले ही वह निष्क्रिय हो गया। बाद के विवरणों के अनुसार यह गिरफ्तारी अलेक्जेंडर के लिए भावनात्मक रूप से भारी थी, जिसके रिश्तेदार नरसंहार में मारे गए थे। उनके अपहरणकर्ताओं के लिए सबसे अधिक परेशान करने वाली बात होस की प्रतिक्रिया थी। उसने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया, उसने कोई दया की भीख नहीं मांगी। वह भावनात्मक रूप से टूट गया। उन्होंने वही ठंडा और यांत्रिक रवैया बरकरार रखा जो उनकी कमान के दौरान उनकी विशेषता थी। जब उनसे ऑनश्विट्स में उनकी भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तकनीकी सटीकता के साथ उत्तर दिया, मानो वे कोई प्रशासनिक रिपोर्ट दे रहे हों। उनकी गवाही इतनी मूल्यवान थी कि उन्हें नूरनबर्ग में चल रहे मुकदमों में गवाह के रूप में लाया गया। 15 अप्रैल 1946 को उन्होंने अर्नस्ट काल्टेनब्रनर के विरुद्ध मुकदमा लड़ा। विडंबना यह है कि उनकी विस्तृत गवाही अन्य प्रतिवादियों के लिए विनाशकारी साबित हुई, जिससे नरसंहार की व्यवस्थित और पदानुक्रमिक प्रकृति की पुष्टि हुई। नूरनबर्ग में हॉस ने अपनी गतिविधियों का विवरण देते हुए एक शपथ पत्र भी तैयार किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि ऑनश्विट्स में लगभग 2-5 मिलियन लोगों की हत्या की गई थी, एक आंकड़ा जिसे बाद के इतिहासकारों ने 1 मिलियन तक समायोजित कर दिया, लेकिन इससे स्पष्ट रूप से नरसंहार के औद्योगिक पैमाने की पुष्टि हुई। सैन्य मनोवैज्ञानिक गुस्ताव गिलबर्ट ने इस अवधि के दौरान होस का मूल्यांकन किया और निष्कर्ष निकाला कि उनमें पारंपरिक मनोविकृति नहीं थी। वह कोई अतार्किक मनोरोगी नहीं था और न ही वह भ्रम से ग्रस्त था। वह संभवतः अधिक परेशान करने वाली बात का प्रतिनिधित्व करता था, एक ऐसा व्यक्ति जो तकनीकी रूप से सामान्य था लेकिन नैतिक सहानुभूति से पूरी तरह से रहित था, जो अपने नृशंस कृत्यों को किसी भी नैतिक मूल्यांकन से पूरी तरह से अलग करने में सक्षम था। इस आकलन में उस बात का पूर्वानुमान लगाया गया था जिसे हन्ना अरेंट ने एडोल्फ हिचमैन के अवलोकन के आधार पर बाद में बुराई की सामान्यता कहा था। अकल्पनीय अत्याचार करने की मानवीय क्षमता जो व्यक्तिगत क्रूरता के कारण नहीं बल्कि नौकरशाही और वैचारिक संरचनाओं के प्रति नैतिक विवेक की पूर्ण अधीनता के कारण होती है। जब हॉस गवाही दे रहे थे, पोलिश अनंतिम सरकार ने औपचारिक रूप से उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। पोलैंड, जहां ऑनश्विट्ज स्थित था, ने उस पर मुकदमा चलाने के लिए प्राथमिक अधिकार क्षेत्र का दावा किया। अनुरोध को मंजूरी दे दी गई और 25 मई 1946 को होस को पूर्ण मुकदमे का सामना करने के लिए वारसॉ स्थानांतरित कर दिया गया। खंडहरों में न्याय, पोलैंड में मुकदमा।
1947 के वसंत में जब यूरोप इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध के मलबे से पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा था, वार्सो में एक अभूतपूर्व परीक्षण शुरू हुआ। रुडोल्फ होस को पोलिश सुप्रीम नेशनल कोर्ट में उन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया जो मानवीय समझ से परे थे। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, यह नैतिक और कानूनी आधारों में सबसे गहरी दरार के बाद उन्हें पुनः स्थापित करने का प्रयास था। युद्धोत्तर पोलैंड ने इस गणना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण परिदृश्य प्रदान किया। नाजी कब्जे के दौरान देश ने लगभग 6 मिलियन नागरिकों को खो दिया था, जो इसकी जनसंख्या का लगभग 20% था। इनमें से 3 मिलियन पोलिश यहूदी थे, जिनका लगभग पूर्णतः सफाया हो गया। पोलिश क्षेत्र में मुख्य संहार केंद्र स्थित थे: ऑश्विट्ज, बिर्केनो, ट्रेबलिंका, सोबिबोर, बेल्जेक, चेल्मनो और माजदानिक। नरसंहार का भूगोल लगभग पूरी तरह से पोलिश सीमाओं से मेल खाता था। प्रत्यर्पण के बाद होस को क्राको के मोंटेलुपिच जेल में नजरबंद कर दिया गया, जो कब्जे के दौरान पोलिश प्रतिरोध के लिए एक हिरासत केंद्र के रूप में कुख्यात था। मुकदमे से पहले के महीनों में उन्हें अपने संस्मरण लिखने का आदेश दिया गया, जो एक ऐसा दस्तावेज था जो बाद में नरसंहार प्रणाली की आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य बन गया। परिणाम स्वरूप जो पाठ बाद में कमांडर ओन ऑफ ऑश्विट्ज के नाम से प्रकाशित हुआ, वह अब तक लिखे गए सबसे विचलित करने वाले दस्तावेजों में से एक है। होस ने लाखों लोगों के व्यवस्थित विनाश का वर्णन उसी निष्पक्ष प्रशासनिक लहजे में किया जैसा कि वे नियमित सैन्य कार्रवाइयों को समझाने के लिए करते। यह भावनात्मक वियोग मुकदमे के दौरान भी उनके व्यवहार की विशेषता थी। नाजी युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए अनंतिम सरकार ने जनवरी 1946 के आदेश द्वारा राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। इस न्यायालय को 1939 और 1945 के बीच किए गए युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों पर अधिकार प्राप्त था। इसने पहले आर्थर ग्रीसर, वार्थेगो क्षेत्र के नाजी प्रशासक और आर्थर लिबेहेनशेल जैसे लोगों पर मुकदमा चलाया था, जिन्होंने कुछ समय के लिए ऑश्विट्ज में होस का स्थान लिया था। औपचारिक रूप से मुकदमा 11 मार्च 1947 को शुरू हुआ। अदालत की अध्यक्षता न्यायाधीश अल्फ्रेड ईमर ने की। उनके साथ सहयोगी न्यायाधीश और मूल्यांकनकर्ता भी थे। तादेउज साइप्रियन के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने विशिष्ट आरोप प्रस्तुत किए जो उच्च आदेशों के पालन से परे थे तथा विनाश को क्रियान्वित करने और अनुकूलतम बनाने में होस की व्यक्तिगत पहल और उत्साह पर जोर दिया। औपचारिक आरोपों में शामिल थे ऑश्विट्ज के कमांडेंट के रूप में नागरिकों और युद्धबंदियों की हत्या में भागीदारी, नागरिकों और कैदियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार, यातना और अमानवीय कृत्य, और एक आपराधिक संगठन एसएस में सदस्यता। इस परीक्षण की विशिष्टता यह थी कि इसमें ऑश्विट्ज पर पूरा ध्यान दिया गया, जिससे शिविर की स्थापना से लेकर अंतिम समाधान के मुख्य केंद्र में इसके रूपांतरण तक के संचालन का श्रमसाध्य पुनर्निर्माण संभव हो सका। 3 सप्ताह से अधिक समय तक न्यायाधिकरण ने 30 से अधिक गवाहों की गवाही सुनी, जिनमें जीवित बचे लोग, पूर्व गार्ड और युद्ध अपराध विशेषज्ञ शामिल थे। सबसे अधिक प्रभावशाली बात स्टैनिस्लावा राचवालोवा की थी, जो एक राजनीतिक कैदी थी और जिसने चयन और गैसिंग की प्रक्रिया देखी थी। उसने बताया कि कैसे हॉस ने निष्क्रियता से देखा जब वह कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए समायोजन कर रही थी। सोंडरकोम्मांडो के पूर्व सदस्य हेनरिक टाउबर की गवाही भी महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने अपने दर्दनाक अनुभव से शवदाह गृह और गैस कक्षों के संचालन का वर्णन किया था। जांचकर्ता न्यायाधीश जॉन सेहन, जिन्होंने ऑश्विट्ज की मुक्ति के बाद उसका दस्तावेजीकरण किया था, ने इस सुविधा का फोरेंसिक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार शिविर के प्रत्येक पहलू को अधिकतम दक्षता के साथ सामूहिक हत्या को संभव बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। उनकी जांच ने इस संभावना को खारिज कर दिया कि हॉस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके अधीन क्या हुआ था। जब उनसे चयन रैंप पर उनकी उपस्थिति के बारे में गवाही ली गई, जहां उन्होंने निर्णय लिया था कि किसे तत्काल गैस से मारा जाएगा और किसे अस्थायी रूप से जबरन श्रम पर लगाया जाएगा, तो होस ने अपनी संलिप्तता से इनकार नहीं किया। उन्होंने पुष्टि की कि वे नियमित रूप से ये चयन करते थे और वे बच्चों वाली महिलाओं, बुजुर्गों और बीमारों को तत्काल मौत के घाट उतार देते थे, क्योंकि वे इस काम के लिए अयोग्य थे। बिना किसी स्पष्ट भावना के व्यक्त की गई इस स्वीकारोक्ति ने वहां उपस्थित लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। मुकदमे के अंत में जब उन्हें अंतिम शब्द कहने का मौका दिया गया, तो उन्होंने एक संक्षिप्त और अस्पष्ट बयान दिया।
उन्होंने स्वीकार किया कि उनके अधीन भयानक घटनाएं घटित हुई थीं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पदानुक्रमिक संरचना द्वारा सीमित थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से दया की मांग नहीं की, बल्कि ऐसा मान लिया कि उनका भाग्य निश्चित है। उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला, मानवता के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए मैं दंड का हकदार हूं। यह पश्चातापपूर्ण प्रतीत होने वाला वाक्यांश निष्क्रिय आवाज में तैयार किया गया था, जो सूक्ष्म रूप से प्रत्यक्ष एजेंसी से खुद को दूर कर रहा था। 2 अप्रैल 1947 को राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। रुडोल्फ होस को सभी आरोपों में दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। अपने तर्क में अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वह महज अपराधी नहीं था, बल्कि विनाश की प्रणाली का सक्रिय वास्तुकार था, जिसने सामूहिक हत्या के तरीकों को पूर्ण करने के लिए व्यक्तिगत पहल का इस्तेमाल किया था और वास्तविक पश्चाताप का पूर्ण अभाव प्रदर्शित किया था। इस आदेश में एक अपवादात्मक प्रावधान शामिल था। मृत्युदंड ऑशविट्ज में पूर्व शिविर की परिधि के भीतर ही दिया जाना था। यह निर्णय पूर्व कैदियों के संगठनों और पीड़ितों के परिवारों के अनुरोध पर लिया गया, जिन्होंने तर्क दिया कि प्रतीकात्मक न्याय के लिए आवश्यक है कि होस को उसी स्थान पर मृत्युदंड दिया जाए जहां उसने 10 लाख से अधिक लोगों की हत्या की साजिश रची थी। अगले दिनों में उनके व्यक्तित्व के विरोधाभासी पहलू सामने आए। उन्होंने उसी नैदानिक परिशुद्धता के साथ अपने संस्मरण लिखना जारी रखा, लेकिन उनमें चिंतन के ऐसे लक्षण दिखने लगे जो मुकदमे के दौरान अनुपस्थित थे। अपने परिवार को लिखे पत्रों में उन्होंने मुख्य रूप से अपने कार्यों के कारण अपने परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए पश्चाताप व्यक्त किया, न कि अपने पीड़ितों पर। उल्लेखनीय बात यह है कि वह अपने बचपन के कैथोलिक धर्म में वापस लौट आए। उन्होंने पोलिश जेसुइट पादरी फादर व्लादिस्लाव लोहन से संस्कारों का अनुरोध किया और उन्हें प्राप्त किया। जब उनसे ऑशविट्ज के दौरान उनकी आस्था के बारे में पूछा गया तो होस ने जवाब दिया कि उन्होंने ईश्वर को शिविर के द्वार के बाहर छोड़ दिया था। यह वाक्यांश उस नैतिक विभाजन को अभिव्यक्त करता है जिसने उन्हें एक सामान्य पारिवारिक जीवन जीते हुए एक संहार शिविर के कमांडर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी थी। पोलैंड के लिए यह मुकदमा राष्ट्रीय उपचार की लंबी प्रक्रिया में एक प्रारंभिक कदम था, जिससे पीड़ितों को मुख्य अपराधियों में से एक को न्याय का सामना करते देखने का अवसर मिला। यह पुनः प्राप्त संप्रभुता की घोषणा भी थी। नरसंहार के प्राथमिक दृश्य के रूप में चुना गया राष्ट्र अब इसके एक निर्माता को न्याय प्रदान कर रहा था। इस बीच होस एक कठोर कोठरी में प्रतीक्षा कर रहा था। गार्डों के अनुसार उन्होंने एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रखी, बिना किसी बुरे सपने के सोते रहे तथा लिखना जारी रखा। उसने बाहरी तौर पर भय या निराशा का कोई लक्षण नहीं दिखाया। ऑशविट्ज में भागते समय उन्होंने जिस अनुशासन का पालन किया था, वही अनुशासन अब उनकी आसन्न मृत्यु के सामने भी उन्हें सहारा देता प्रतीत हुआ। हालांकि उनके अंतिम लेखों में पहली बार ऐसे विचार प्रकट होते हैं जो उनके कार्यों की नैतिक महत्ता को देर से समझ पाने का संकेत देते हैं। उन्होंने लिखा, मेरी अंतरात्मा मुझे उन भयानक अत्याचारों के लिए अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य करती है जो किए गए। मैं इसके लिए विशेष रूप से अपने जीवन की कीमत चुकाऊंगा। हालांकि इन बयानों में भी अस्पष्टताएं थीं। निष्क्रिय सूत्रीकरण, जो अत्याचार किए गए के बजाय जो अत्याचार मैंने किए, और शासन के व्यापक एजेंडे के भीतर संदर्भीकरण, जो पूर्ण नैतिक जिम्मेदारी लेने में अनिच्छा को दर्शाता है। जल्लाद की फांसी, उसके अपने नर्क में अंत। 16 अप्रैल 1947 की सुबह पोलिश अपर सिलेसिया पर धुंधली और ठंडी थी। पूर्व ऑशविट्ज परिसर, जहां मात्र 2 वर्ष पहले 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, न्याय के अंतिम कृत्य का स्थल होगा। रुडोल्फ होस की फांसी, वह व्यक्ति जिसने एक सैन्य बैरक को अब तक की सबसे कुशल मृत्यु मशीन में बदल दिया था, वहां उन्हें फांसी देने का निर्णय मनमाना नहीं था। पूर्व कैदियों के संगठनों ने अनुरोध किया था कि सजा उसी स्थान पर दी जाए जहां उन्होंने पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया था। इस अनुरोध को काव्यात्मक न्याय के रूप में स्वीकृत किया गया, जिसका अर्थ था कि कमांडर को उसी स्थान पर मृत्यु का सामना करना पड़ेगा जहां उसने अन्य अनेक लोगों को आदेश दिया था। विडंबना यह है कि पोलिश हिरासत में जर्मन युद्धबंदी कारपेंटर्स ने ऑशविट्ज आई के पूर्व श्मशान के बगल में एक साधारण लेकिन मजबूत फांसी का तख्ता बनाया, जो उस घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर था जहां होस अपने परिवार के साथ रहता था।
उनके पूर्व निवास और मृत्यु की मशीनरी के बीच यह निकटता हमेशा से उनके विभाजन के लिए एक परेशान करने वाला रूपक रही थी। अब इस तुलना ने अंतिम आयाम ग्रहण कर लिया। पहले यह फांसी 15 अप्रैल को निर्धारित की गई थी, लेकिन स्थानांतरण के दौरान संभावित हत्या के प्रयासों की खबरों के बाद सुरक्षा कारणों से इसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। अधिकारियों ने परिसर के चारों ओर सुरक्षा घेरा स्थापित किया। आसपास के क्षेत्र में, जहां लगभग हर परिवार ने अपने सदस्यों को खो दिया था, भावनाएं तीव्र बनी रहीं। मोंटेलुपिच में अपने अंतिम दिनों के दौरान होस ने सूक्ष्म परिवर्तन दिखाए थे। वह व्यक्ति जिसने मुकदमे के दौरान यांत्रिक शीतलता बनाए रखी थी, आत्मनिरीक्षण करने लगा। उन्होंने फादर लोहन से कैथोलिक संस्कार प्राप्त किए और औपचारिक रूप से उस धर्म की ओर लौट आए जिसे उन्होंने दशकों पहले त्याग दिया था। इस विलंबित धार्मिक मेल मिलाप से कुछ परेशान करने वाले प्रश्न उठते हैं। क्या यह वास्तविक पश्चाताप को दर्शाता है या आसन्न मृत्यु के सामने मात्र एक अनुष्ठानिक सांत्वना है? अपने अंतिम लेखों में, जो मुख्य रूप से अपने परिवार को संबोधित थे, उन्होंने हेडविग से अपने 5 बच्चों का पालन पोषण एक अलग भावना से करने को कहा, जो उनके स्वयं के कार्यों से प्रेरित नहीं थी। उन्होंने उससे अंततः यह बताने को कहा कि उसके पिता को क्यों मार दिया गया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि वह दिल से हत्यारा नहीं था। यह सूत्रीकरण सतत संज्ञानात्मक असंगति को प्रकट करता है। अंत तक वह अपने ठोस कार्यों को अपनी आंतरिक आत्म छवि के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ प्रतीत हुआ। फांसी की सुबह उन्हें सुबह 5 बजे जगाया गया। उन्होंने विधिपूर्वक सादा नाश्ता किया, साफ जेल के कपड़े पहनाए और उन्हें हथकड़ी लगा दी गई। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे अपनी शादी की अंगूठी अपनी पत्नी को भेजें, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सुबह 8 बजे एक वाहन ने उन्हें क्राकोव से लगभग 65 किलोमीटर दूर ऑन्शविट्स पहुंचाया। सुरक्षा अधिकतम थी। सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों सहित अतिरिक्त वाहनों ने काफिले की सुरक्षा की। होस यात्रा के दौरान चुप रहे, कभी कभी वसंत के परिदृश्य पर नजर डालते रहे। आगमन पर उन्हें कुछ समय के लिए पूर्व कोम्मांडंतूर ले जाया गया, जो एक ऐसी इमारत थी जो उनके कार्यकाल के दौरान एक परिचालन केंद्र के रूप में काम करती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने आखिरी बार कॉफी मांगी, जिसे उन्होंने शांतिपूर्वक पी लिया। ऐसे आवेशपूर्ण वातावरण में यह सांसारिक दिनचर्या वहां उपस्थित लोगों के लिए परेशान करने वाली थी। सुबह 10 बजे उन्हें ब्लॉक 11 में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे शिविर के संचालन के दौरान मृत्यु ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। वह लगभग 1 घंटे तक इस इमारत में रहे, जो सजा और फांसी की कोठरियों के लिए कुख्यात है। यह जानबूझकर किया गया इंतजार था ताकि उन्हें, हालांकि थोड़े समय के लिए, उन्हीं सुविधाओं का अनुभव करने का अवसर मिल सके जहां उनके नेतृत्व में हजारों लोगों को कष्ट सहना पड़ा था। फांसी के तख्ते के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया गया था। यह फांसी पारंपरिक अर्थों में सार्वजनिक नहीं होगी। किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि लगभग 100 सरकारी गवाह मौजूद थे। सरकारी प्रतिनिधि, न्यायिक अधिकारी, फोरेंसिक डॉक्टर, मान्यता प्राप्त पत्रकार और महत्वपूर्ण रूप से पूर्व ऑन्शविट्स कैदी, जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिन्होंने शिविर में कष्ट झेले थे। सुबह 10:08 बजे होस को फांसी पर लटका दिया गया। वह 90 तुले कदमों से चल रहा था। न तो कोई जल्दबाजी थी, न ही कोई हिचकिचाहट। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसकी अभिव्यक्ति दूर और निश्चयी थी, लेकिन भयभीत नहीं थी। उन्होंने बिना किसी सहायता के सीढ़ियां चढ़ीं तथा उसी अनुशासन और नियंत्रण को बनाए रखा जो उन्होंने कमांडर के रूप में रखा था। यह संरचना उस इमारत के बगल में स्थित थी जिसमें पहला श्मशान घाट था, जहां 1941 में जाइक्लोन बी गैस के साथ पहला प्रयोग किया गया था। निकटता संयोग नहीं थी, यह उस प्रणाली के संपूर्ण चक्र का प्रतीक था जिसके लिए स्वयं एक वास्तुकार की आवश्यकता थी। पोलिश अभियोजक ने औपचारिक रूप से सजा पढ़कर सुनाई। हॉस बिना बीच में बोले सुनता रहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे कुछ अंतिम शब्द कहना चाहेंगे, तो उन्होंने संक्षेप में जर्मन भाषा में उत्तर दिया, मुझे अपने किए पर पछतावा है। इसकी कीमत मुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी। इस अंतिम वक्तव्य में इसके पहले के कई वक्तव्यों की तरह गणनापूर्वक अस्पष्टता बरकरार रखी गई। अफसोस की व्याख्या नैतिक पश्चाताप या केवल नकारात्मक व्यक्तिगत परिणामों की मान्यता के रूप में की जा सकती है। जल्लाद ने रस्सी उसके गले में डाल दी। कुछ विवरण दर्शाते हैं कि होस ने रस्सी की स्थिति को थोड़ा समायोजित किया, जो व्यक्तिगत नियंत्रण का एक अंतिम कार्य था। ठीक 10:09 बजे ट्रैपडोर सक्रिय हो गया।
ऑशविट्ज के कमांडेंट को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच निलंबित कर दिया गया था। शव लगभग 15 मिनट तक लटका रहा। सरकारी डॉक्टर ने 10:21 बजे मृत्यु की पुष्टि की। होस की मृत्यु ग्रीवा फ्रैक्चर और दम घुटने से हुई थी। वह व्यक्ति जिसने लाखों लोगों को प्रभावी ढंग से दम घोंटने के लिए एक प्रणाली तैयार की थी, अब उसी तरह की मौत का सामना कर रहा था। यद्यपि यह व्यक्तिगत था और निष्पक्ष सुनवाई से पहले था, तथा उसके पीड़ितों को वे तत्व नहीं दिए गए थे। उनके शरीर के अंतिम गंतव्य को लेकर बहस छिड़ गई। इस बात की चिंता थी कि उनकी कब्र नाजी समर्थकों के लिए तीर्थ स्थल बन सकती है। अंततः यह निर्णय लिया गया कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, जो कि उनके द्वारा बनाए गए भट्टों को देखते हुए एक अंतिम विडंबना थी, तथा उनकी राख को एक अज्ञात स्थान पर विसर्जित कर दिया जाए। उनकी स्मृति के लिए कोई कब्र, कोई स्मारक, कोई भौतिक संदर्भ नहीं होगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिन पूर्व कैदियों ने फांसी की सजा देखी, उनमें कोई खुशी या प्रतिशोध की भावना नहीं दिखी। एक फ्रांसीसी जीवित व्यक्ति ने बताया, मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। मुझे लगा कि ब्रह्मांड में कुछ व्यवस्था बहाल हो गई है, लेकिन जो कुछ खो गया था उसकी विशालता ने किसी भी तरह की जीत की भावना को असंभव बना दिया। यह प्रतिक्रिया इस तरह के परिमाण के अपराधों के लिए किसी भी सजा की मौलिक रूप से असंतोषजनक प्रकृति को दर्शाती है। कोई भी प्रतिशोध, चाहे कितना भी न्याय संगत क्यों न हो, लाखों लोगों की जान की भरपाई नहीं कर सकता। यह फांसी व्यक्तिगत सजा से कहीं अधिक बड़ी बात थी। यह सामूहिक प्रतीकात्मक न्याय का एक कार्य था तथा एक निश्चित नैतिक संतुलन को बहाल करने का प्रयास था। वह स्थान जहां उन्हें फांसी दी गई थी, आज भी ऑशविट्ज संग्रहालय परिसर में गुप्त रूप से चिह्नित है। अपराधी के लिए एक स्मारक के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुस्मारक के रूप में कि न्याय, हालांकि अपूर्ण और अधूरा है, अंततः नरसंहार के मुख्य वास्तुकारों में से एक तक पहुंच गया। जिस प्रणाली को बनाने में उन्होंने मदद की थी, वह उनके साथ पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। अन्य अपराधी न्याय से बच निकले। कुछ, जैसे इचमैन, दशकों बाद पकड़े गए। कई लोग बिना किसी परिणाम का सामना किए पूरा जीवन जी सकेंगे। नरसंहार के घाव आज भी जीवित बचे लोगों और उनके वंशजों की अगली पीढ़ियों को प्रभावित कर रहे हैं। 75 साल बाद भी रुडोल्फ होस के जीवन और अपराधों से उत्पन्न मूलभूत प्रश्न आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। ऐसी दुनिया में जहां नरसंहार और संस्थागत अमानवीयकरण जारी है, उनकी कहानी न केवल ऐतिहासिक है बल्कि भविष्य सूचक भी है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे विनाशकारी बुराई हमेशा अनियंत्रित जुनून से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि अक्सर नौकरशाही प्रणालियों और वैचारिक वफादारियों के लिए मौलिक नैतिक सिद्धांतों के ठंडे और गणनात्मक अधीनता से उत्पन्न होती है। होस की मृत्यु वैसे ही हुई जैसे वह जीवन जीते थे, अनुशासित, नियंत्रित तथा अपने कार्यों के पूर्ण नैतिक महत्व से विमुख। लेकिन उनकी मृत्यु कानून के शासन के तहत हुई, उचित प्रक्रिया की गारंटी के साथ सुनवाई के बाद बचाव और अपील का अवसर मिला। औपचारिक न्याय के ये तत्व ठीक उन्हीं सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उन्होंने लाखों लोगों को नकार दिया था। उनका वध न केवल दंडात्मक था बल्कि पुनर्स्थापनात्मक भी था। उन्होंने अपने जल्लाद के साथ भी उससे अधिक मानवता का व्यवहार करके अपने पीड़ितों की मानवता की पुनः पुष्टि की।